हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई मेंस की आखिरी के दिनों में कैसे तैयारी करें, आज इस वीडियो में हम उस चीज को देखेंगे। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एसएससी जेई 2023 में मेरी सिविल में 8th रैंक है। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ है। एसएससी जेई 2023 का आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। पेपर 2 के अंदर मेरे 232 मार्क्स थे और मेरे को सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला और मेरी सिविल में ओवरऑल 8th रैंक थी। एसएससी जेई 2022 का आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इसके अंदर पेपर 2 यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होता था एसएससी जेई 2022 में, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसके मेरे पेपर 2 में 216 मार्क्स थे और मेरे को बीआरओ डिपार्टमेंट मिला था। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आपको मेरा स्कोर दिखाने का पर्पज यही था कि भाई मैंने किस तरीके से तैयारी करी, वो चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। भाई आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आखिरी दिनों में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आपको पढ़ाई क्या करनी है। तो पढ़ाई के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। आखिरी के जो आपके हफ्ता भर या भाई 7-8 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है। जो चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं उनकी आप रिवीजन करेंगे। अब इसमें डाउट रहता है भाई पूरे सिलेबस की रिवीजन करें या फिर केवल शॉर्ट नोट की रिवीजन करें। तो भाई इसका आंसर क्या है, भाई टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको टाइम कितना लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे सिलेबस को 3 से 4 दिन में फुल नोट से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप फुल नोट से रिवाइज करिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फुल नोट से रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है, तो वे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी बढ़िया क्या रहेगा, पूरा का पूरा जो आपके फुल नोट है उसी से रिवाइज करो तो बढ़िया है। क्योंकि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है वो फुल नोट से भी 3 से 4 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकता है। और आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि एसएससी जी मेंस के अंदर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्मूले के छोटे से हिस्से को यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हो। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो वो चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पेपर का लेवल वेरी इजी रहने वाला है। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा आसान रहेगा। तो लेवल की आपको चिंता नहीं करनी है। बस आपको अच्छे से अभी जो भाई आपके पास हफ्ता भर का टाइम है, अच्छे से आपको रिवीजन करनी है, नई चीज पढ़ने से बचना है। उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वर्चुअल कैलकुलेटर। तो मैक्सिमम बच्चे जो इस पेपर को देने वाले होंगे, वो हो सकता है उन्होंने पहले वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज नहीं कर रखा हो। तो जो आपको कैलकुलेटर देखने को मिलेगा पेपर में, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। जो आपका सिंपल फोन वाला कैलकुलेटर होता है उससे ये थोड़ा सा अलग होता है। और जो भाई आप फिजिकल कैलकुलेटर यानी कि ये कैसियो वगैरह के जो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, उनसे भी ये अलग होता है। इसमें फॉर्मूला यूज करने का, ब्रैकेट लगाने का, पावर लगाने का, तो बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। और भाई वैल्यू इसके अंदर जो इसकी मेमोरी होती है उसके भी थोड़े बहुत मतलब चीजें अलग होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो कि भाई आप वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे यूज करेंगे। और अपने फोन के अंदर आप ऐप इंस्टॉल कर लेना वर्चुअल कैलकुलेटर की, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगी। क्योंकि पहली बार अगर आप यूज करोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको यूज करने में। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये 2023 वाला जो मैंने पेपर अटेम्प्ट करा था ये वर्चुअल कैलकुलेटर का ही था। इसके पेपर 2 में वर्चुअल कैलकुलेटर था, मेरे 232 मार्क्स थे। इसमें मैंने 81 वो 83 क्वेश्चन किए थे और 83 में से मेरे 79 क्वेश्चन ठीक थे। और ये 2022 वाला, इसमें फिजिकल कैलकुलेटर हम ले जा सकते थे। कैसियो का 991 एमएस वाला कैलकुलेटर मैंने यूज किया था। तो बाकी अभी तो केवल वर्चुअल कैलकुलेटर ही आपको मिलेगा। तो इसको यूज कैसे करना, कोस इनवर्स कैसे निकालना, साइन इनवर्स कैसे लगाना, वैल्यू कैसे फीड करनी है, उस चीज को देख लेना। और वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो आपने सब पढ़ रखा हो और इसकी वजह से आपके 4-5 क्वेश्चन छूट जाएं, तो वो बढ़िया चीज नहीं है। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, इसको मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है इस वीडियो का, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम को मैनेजमेंट अच्छे से करना है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको किस चीज पे फोकस करना है कि भाई आप कम से कम पेपर को कंप्लीट तो करो। ऐसा ना हो कि भाई 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट का, और 100 क्वेश्चन करने होंगे। आप उन 120 मिनट के अंदर केवल 50 क्वेश्चन ही कर पाओ या 60 क्वेश्चन ही कर पाओ, तो वो चीज बहुत गलत हो जाएगी।
टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई? आपको पेपर को कंप्लीट करना है, यानी कि सारे 100 के 100 क्वेश्चन को एक बार तो आपको भाई सोल्व करने की कोशिश करनी ही करनी है। डू ऑल द इजी क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट ये है भाई, आपको इजी इजी क्वेश्चंस तो सभी करने हैं। डोंट ट्राई टू डू दी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पेपर में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपको वे वाले क्वेश्चन करने आते हो, लेकिन आपको वे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसको मैं उदाहरण से आपको समझाऊं तो जैसे 2023 वाला जो पेपर था, एसएससी जेईई 2023 का जो पेपर था, इसमें एक क्वेश्चन था सर्वे का भाई। 5 लाइन दे रखी थी, A B B C C D D और EF, मतलब 5 लाइन थी। ये क्लोज ट्रांसवर्स बनने लग रहा था, उनकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दे रखी थी। एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि भाई ये वाली लाइन हमारी एरर फ्री है, और दूसरी लाइन की हमसे क्या बूझ रखी थी, फोर बियरिंग बूझ रखी थी। तो क्वेश्चन तो आप सभी ने वो देखा हुआ है, एसएससी जेईई 2023 के अंदर वो वाला क्वेश्चन आया था। अब वो वाला क्वेश्चन मैं अपनी बताऊं तो पेपर में देख के मैं समझ गया था भाई क्लोज ट्रांसवर्स है, क्लोज ट्रांसवर्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है और इसको ऐसे ऐसे सोल्व करना होता है। लेकिन उस वाले क्वेश्चन को मैंने सोल्व नहीं किया था, उसको मैंने सिंपल ओपन ट्रांसफर्स के हिसाब से ये मान के सोल्व कर दिया भाई, टाइम बाउंड का एग्जाम है और एक लाइन भाई एरर फ्री है, तो उसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी मेरे को पता था कि भाई क्लोज ट्रांसफर्स का है तो ऐसे लंबा चौड़ा प्रोसेस और ऐसे ऐसे सोल्व होना है, लेकिन उसको मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि डोंट ट्राई टू डू दी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, यानी 5 मिनट लगती हैं जिन क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगती हैं, उनको करने का कोई मतलब नहीं है। इजी इजी क्वेश्चन करना और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेना, लेकिन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करना वहां पे। और उसके अलावा आ जाती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कितनी है? -1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और अगर सही होता है तो 3 नंबर आपको मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन गलत होने से 4 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका होगा कि भाई वो हमारे हाथ में तो नहीं है। तो सही बात है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, सभी ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ोगे, भाई चारों ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, और पहले अच्छे से आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट का एक और पार्ट आता है भाई, जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? टाइम लेफ्ट 9 मिनट 49 सेकंड। तो आपके अंदर जो टाइमर शुरू होगा 120 मिनट से शुरू होएगा टाइमर आपका, और ये आखिरी में खत्म होकर 0 मिनट पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये 0 पे चला जाएगा और आपकी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी। तो स्क्रीन बंद होने से पहले आपको क्या करना है? पूरे 120 मतलब 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो जो ये टाइम लेफ्ट है इसको ध्यान देते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर आपको कैलकुलेटर का निशान बना हुआ दिख रहा है, तो यहाँ आपको कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क के साइड में यूजफुल डाटा है, यहाँ आपको आईएस कोड वगैरह जो कि क्वेश्चन में यूज होना होगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और साइड में आप देखते रहना भाई, आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए, कितने नोट आंसर किए, कितने विजिटेड है और कितने मार्क फॉर रिव्यू हैं। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी, मैंने क्या बताया? डोंट ट्राई टू डू दी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो देखते ही पता चल जाता है भाई हमसे तो नहीं होने वाले। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल होगा जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। तो उसको क्या करना है? उस क्वेश्चन को देखना और आगे बढ़ जाना। तो आपका किस कलर से आ जाएगा? वो रेड कलर से आ जाएगा। आप राइट हैंड साइड पे देखने लग रहे हो ना भाई, आंसर्ड, नोट आंसर्ड, नोट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, तो वो आपका किसी में आ जाएगा? नोट आंसर्ड में। फिर आते हैं मुश्किल क्वेश्चन या थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, भाई स्टेटमेंट वाले हैं या भाई थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, तो उनको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। जो बिल्कुल ईजी होंगे उनको आंसर करते हुए चलना आप। यानी रेड वाले यानी कि नोट आंसर्ड में केवल उन्हीं को रखना जो आपको ये पता भाई आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाओगे। आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? तो पहले राउंड में अपने को क्या कोशिश करनी है? 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। वैसे तो हमें नहीं पता भाई पेपर का लेवल क्या रहेगा, बाकी मतलब मैक्सिमम चांस यही है, वेरी इजी ही आएगा। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं 100 में से 60 क्वेश्चन आप इजीली पहले राउंड में कर दोगे। और टाइम कितना लगाना है इसमें? 60 मिनट का टाइम लगाना है। और कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, 60 मिनट में आप 100 के 100 क्वेश्चन को एक बार देख लोगे और उनमें से 60 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके सोल्व कर दोगे। क्योंकि प्री के अंदर हमारी प्रैक्टिस होती है 40 से 50 मिनट के अंदर हम 100 क्वेश्चन करते हैं प्री के अंदर। तो यहाँ तो आपको 60 मिनट के अंदर केवल 60 ही क्वेश्चन करने हैं। फिर दूसरे राउंड में आपको क्या करना है?
जो आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे क्वेश्चन, वे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सोल्व कर पाओगे भैया, तो न्यूमेरिकल होंगे या फिर स्टेटमेंट बेस वाले होंगे। तो 10 से 15 वे वाले क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। फिर बचा हुआ टाइम भाई 30 मिनट के आसपास टाइम फिर बच जाएगा। तो उसके अंदर जो बचे हुए और क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनको आप देख सकते हो। बाकी जो आपने रेड कलर से निशान लगाए थे ना, तो वे थे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जो तो आप किसी हाल में नहीं कर सकते थे। बाकी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है तो उनको भी देख सकते हो, बाकी उनको देखने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि फैक्चुअल बेस है वो तो आप वैसे नहीं कर पाओगे, नेगेटिव मार्किंग होने के चांस रहते हैं। तो कुल मिला के आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 70 से 80 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए? 70 to 80 क्वेश्चन। अगर आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 210 के आसपास। तो आप 210 220 इसमें आप देख सकते हो आराम से, आपको MES CPWD डिपार्टमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। और प्री का स्कोर आपको पता ही होगा भाई कितना है आपका। फिर आ जाते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। अच्छा, एक चीज और भाई, 70 से 80 का तो टारगेट मतलब मिनिमम लगा के चलना है, 70 से 80 क्वेश्चन। उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा होते हैं वो तो भाई बढ़िया बात, आप एक्स्ट्रा कर पा रहे हो तो। फिर टेस्ट सीरीज आ जाती है। तो इस वाले आखिरी के टाइम के लिए हम देख रहे हैं हमारी वीडियो क्या है, लास्ट डे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो आखिरी के दिनों में हमें टेस्ट सीरीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते आप बोर हो जाते हो, तो आप दिन में एक टेस्ट लगा सकते हो, वरना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सीरियस होकर नहीं लगानी कि भाई हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, इतनी रैंक आ रही है, तो उस तरीके से नहीं करना। और अगर ना लगाओ तो ये बढ़िया है। फिर आ जाते हैं और ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है कॉन्फिडेंस का। भाई आपने अब सब कुछ पढ़ लिया, आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो या 6 साल से तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ाई तो आपकी सफिशियंट है, उस चीज में कोई कमी नहीं है। बस कमी होएगी तो कॉन्फिडेंस के अंदर होएगी। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और अच्छे से एग्जाम को देना है। स्टे कूल, कूल रहने की कोशिश करनी है, ज्यादा टेंशन वहां लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लोगे तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं वे भी आपके गलत हो जाएंगे। तो कूल रहने के लिए आप क्या कर सकते हो? और कॉन्फिडेंस तो चलो भाई जो है वो है, लेकिन कूल रहने के लिए आप क्या कर सकते हो? एंजॉय द एग्जाम एनवायरनमेंट। आप एग्जाम के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हो। ऑब्जर्व अदर एंड एंजॉय। तो एंजॉय करने का तरीका क्या? अब भाई वहां आपके पास फोन तो होगा नहीं, भाई एंटरटेनमेंट तो नहीं रहा होगा, तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करके एंजॉय कर सकते हो। भाई कैसे वहां पे सिक्योरिटी है, कैसे वहां पे एंट्री होने लग रही है, बच्चे किस तरीके से भाई और बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब आपको एंजॉय करना है उस चीज को, उस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है और एंजॉय करना है एज ए थर्ड पर्सन। ये मत मानना कि भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये मानो कि भाई आप तो एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, और एक टाइप से आप एग्जामिनर हो, उस पूरे प्रोसेस को आप मॉनिटर कर रहे हो। तो उस तरीके से आप एक एंजॉय करने की फीलिंग के साथ उस चीज को करना। ऑब्जर्व द टाइम, उसके अलावा टाइम आपको ऑब्जर्व करते रहना है। जो ये आपको टारगेट बताया है, इस टारगेट के आसपास ही रहोगे तो फायदे में रहोगे, इस टारगेट्स को डेविएशन करोगे भाई, इससे चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो टाइम लेफ्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा आपको, उसको भी ऑब्जर्व करते रहना। रीच एग्जाम सेंटर 1 आवर बिफोर द टाइम। तो टाइम से 1 घंटा पहले कोशिश करना पहुंचने की। भाई मान लो 10 बजे आपका एग्जाम है और 9 बजे एग्जाम सेंटर के गेट बंद हो जाते हैं, तो आपको कितने बजे पहुंचने की कोशिश करनी है? 8 बजे पहुंचने की आपको कोशिश करनी है। और भाई अच्छे से खा पी के जाना। फिर अगला पॉइंट आ जाता है डोंट टॉक अबाउट स्टडी एट द लास्ट डे। तो आखिरी दिन आपको पढ़ाई के बारे में बातें नहीं करनी है। भाई आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए, वहां आपका कोई फ्रेंड है वो रिवीजन करने लग रहा है बुक में से देख के, तो आपको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, आप उससे दूर भी हो सकते हो, क्योंकि आपको आखिरी दिन स्टडी के बारे में बात नहीं करनी है। जो आपने पढ़ा हुआ है आखिरी के 6 महीनों में, 1 साल में, वही काम आएगा। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग होने से बचना है, जैसे नोट ऑल ऑफ द अबव, इनकरेक्ट, मस्ट, ओनली। तो क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें जो लिखी हैं तो उनको ध्यान देना है। ऑप्शन के अंदर भी आपको ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, तो इस टाइप की चीजों का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि भाई ए ऑप्शन आपने पढ़ा और उसी पे क्लिक मार दिया और आखिरी में लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव, तो उस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी है। नोट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, मस्ट, ओनली, तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी गलतियां हो जाती हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। यानी कुल मिला के आपकी कोशिश होनी चाहिए 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं, और जितने करने हैं सारे करेक्ट करने हैं।
अगर 70 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 में से 100 क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। और जो टारगेट बताया इसके आसपास रहना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर की वीडियो देख लेना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। भाई वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, 20-30 मिनट की एक वीडियो काफी है। और फोन में इंस्टॉल करके सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई पावर करना, तो वे चीज तो इसमें करके देख ही लेना एक बार। पढ़ने का बता ही दिया है भाई, केवल आपको रिवीजन करनी है। तो ये आपके मोटिवेशन के मैंने आपके लिए लगा ही दिया था कि भाई आप भी इस तरीके से नंबर लाके ऐसे आप अगले साल आप भी शेयर करना। तो यही सब पॉइंट थे जो भाई आपके एसएससी जेई मेंस के एग्जाम को अच्छा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी भाई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक दो फोटो हो गई, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को भी अपने साथ लेके जाना, क्योंकि आखिरी टाइम में फिर भागना दौड़ना फिर वो सही चीज नहीं रहती। सही कपड़े पहन के जाना, जो भी वही ड्रेस कोड बता रखे है उस ड्रेस कोड के हिसाब से अपने ड्रेस पहन के जाना, ताकि वहाँ एग्जाम सेंटर में बेफालतू की कोई आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि वहाँ आपको क्या कोशिश करनी है, स्टे काल्म, ज्यादा से ज्यादा कूल रहने की कोशिश करनी है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट थे मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं जो जो आपको ध्यान देने चाहिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एसएससी जेई और बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो जो भाई हमने चैनल के ऊपर करवाई है, किस तरीके से तैयारी वारी करनी चाहिए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसमें वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात केवल एक यही थी, टारगेट वाली। और एक ये पॉइंट भाई, स्टे कूल और कॉन्फिडेंस। तो इतना ही है, थैंक यू और आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।